हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों से स्टार्ट करने वाले हैं वेव मोशन। और इसके पहले तक हम लोग ऑस्लेशन और एसएचएम अच्छे से पढ़ लिए थे। और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे और 2019 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। हमने कहा था कि इसको मैं कई पार्ट्स में तुमको बताऊंगा, ठीक है। और एक दो पार्ट्स अभी आए हैं, अभी एक एक करके और सारे पार्ट्स आना शुरू होंगे, है ना। हम लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम तक बहुत 2-3 साल के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना कंफर्म है, ठीक है। नाउ तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो है वेव मोशन। और वेव मोशन में हम लोग आज पढ़ेंगे साउंड वेव के बारे में। और चूँकि आज पहली क्लास होगी तो बहुत बेसिक्स बात करेंगे कि वेव मोशन क्या होता है, वेव मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये मोशन बाकी मोशन से कैसे डिफरेंट है, क्या इसके बेसिक्स होते हैं जो हमको जानने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे साउंड वेव के वेलोसिटी की बात करेंगे। अलग अलग गैसियस मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है। और अगर टाइम मिला तो हम लोग उस पर फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वेव मोशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेव मोशन बाकी मोशन से कैसे डिफरेंट है। सपोज दैट हमारे पास एक पार्टिकल है, m मास का एक मेरे पास पार्टिकल है, और वो u वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, ठीक है। तो m मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mu² इज द काइनेटिक एनर्जी। ये स्पीड मान लो कांस्टेंट है, इसकी मास तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये इसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब ये पार्टिकल जो अपने पास हाफ mu² काइनेटिक एनर्जी लेके रखा है, जब ये पार्टिकल आगे मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो सोचो कि जब ये पार्टिकल जिसके पास हाफ mu² के बराबर एनर्जी है, वो जब वो आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो इस एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ेगा, मतलब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एनर्जी आगे बढ़ेगी। कौन आगे बढ़ाएगा? वो पार्टिकल। वो इस एनर्जी को कैरी कर रहा है और वो खुद इस पार्टिकल इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एनर्जी का किसी मीडियम में ट्रांसपोर्टेशन होने का, प्रोपगेशन होने का, आगे बढ़ने का एक ज़रिया हो गया कि भाई पार्टिकल को तुमने एनर्जी दिया, वो अपना चलता जा रहा है, एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो मूविंग विद द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अदर पॉइंट ऑफ स्पेस। स्पेस में एनर्जी का ये एक बहुत सिंपल सा मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर एनर्जी का स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ मास है, कुछ स्पीड है, सिस्टम आगे चल रहा है, एंड एनर्जी इज ऑल्सो मूविंग इन द स्पेस। तो ये सब चीज़ें हमको बताती है कि जो एनर्जी है एसोसिएटेड विद द बॉडी इज मूविंग इन स्पेस। एनर्जी का स्पेस में मोशन हो रहा है। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है मीडियम में फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अदर पॉइंट ऑफ स्पेस। अगर तुमको इसका और एक और बहुत सिंपल और बेसिक एग्जांपल तुमको दिया जाए, तो एक वेसल में कोई गैस अगर भरी है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर देखो तो उनका भी कुछ ऐसी मोशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक वेसल में एक गैस हमने भर दी है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास स्पीड है, आरएमएस स्पीड में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल के जो एवरेज स्पीड होता है आरएमएस वेलोसिटी। अब ये मॉलिक्यूल्स गैस के उस वेसल में मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कुछ मास उनका है, कुछ
वेलोसिटी उनके पास है, तो जाहिर सी बात है एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल के पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी और वो उस काइनेटिक एनर्जी से स्पेस में रैंडमली हर जगह मूव करता रहेगा, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। तो क्या ये भी एक ज़रिया हुआ कि नहीं, जिसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई एनर्जी भी मूव कर रही है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ऐसे एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल तुम कोरिलेट कर सकते हो जहाँ पर पे एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, वेव मोशन भी कुछ ऐसा ही मोशन है जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अदर पॉइंट ऑफ स्पेस, लेकिन एक डिफरेंस होता है। इट्स अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जाम्पल्स जो तुमको मैंने अभी दिए और वेव मोशन जो मैं तुमको बताऊंगा। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन सारे एग्जाम्पल्स में। चाहे ये तुमको पार्टिकल वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, चाहे तुमको गैस के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया, इन सारे एग्जाम्पल्स में पार्टिकल का बल्क मोशन हो रहा है। बल्क मोशन का मतलब पार्टिकल खुद मूव कर रहा है तो ही एनर्जी मूव कर रही है। एनर्जी इज मूविंग बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग। पार्टिकल अगर नहीं मूव करेगा, हाफ mu², अगर वो पार्टिकल नहीं मूव करेगा तो एनर्जी भी नहीं मूव करेगी। वेव मोशन इन मोशन से कैसे डिफरेंट है? वेव मोशन में भी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एंड द डिफरेंस इज दैट कि वेव मोशन में जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, जो को विदाउट बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मोशन उसमें नहीं होगा। पार्टिकल्स जहाँ पर होंगे वहीं पर रहेंगे, उनका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, वो अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, वो वहीं पर रहेंगे, बट स्टिल एनर्जी विल मूव फॉरवर्ड। अनलाइक दिस एग्जांपल्स जहाँ पर पार्टिकल को जाना है एनर्जी को लेकर के, पार्टिकल जाएगा तो ही एनर्जी यहाँ से वहाँ जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। वेव मोशन में ऐसा नहीं है। पार्टिकल अपने जगह पे रहेंगे एंड एनर्जी विल कीप मूविंग। तो ये होता है वेव मोशन। और बाकी मोशंस में एग्जांपल जहाँ एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेव मोशन को अगर डिफाइन करना हो एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन इन विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल्स। वेव मोशन एक ऐसा मोशन है जहाँ पर पे एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पेस में बिना पार्टिकल्स के बल्क मोशन के। पार्टिकल का बल्क मोशन मतलब अपनी जगह को छोड़ना नहीं है। अपनी जगह को छोड़ दिया तो फिर बल्क मोशन हो गया, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि वेव मोशन में पार्टिकल बिल्कुल मोशन नहीं करते, होता है। दे ऑक्सीलेट। पार्टिकल्स का वाइब्रेशन मोशन होता है, पार्टिकल ऑक्सीलेशन करते हैं, उन पार्टिकल में कंपन गति होती है, बट वो पार्टिकल का बल्क मोशन नहीं कहलाएगा, जहाँ पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के कहीं और पे चला जाए। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन होगा बट पार्टिकल वहीं पर रहेगा जहाँ पर वो था। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वेव मोशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मोशन जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने आपकी बात मान ली कि सर वेव मोशन में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है विदाउट बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल, बट कैसे? यहाँ तो ठीक है, बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उनके पास है, वो मूव करेंगे तो एनर्जी मूव करेगी, यहाँ से वहाँ स्पेस से मूव करेगी। बल्क मोशन हो रहा है, एनर्जी का मोशन हो रहा है, लेकिन बिना बल्क मोशन के आप कह रहे हैं कि वेव मोशन ऐसा मोशन है जहाँ पर पे पार्टिकल्स के बिना बल्क मोशन के एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। कैसे? आखिर जब पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है सर? यही हमको समझना है, यही हमको पढ़ना है, यही हमको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा एक वेव मोशन की। ठीक है, तो देखते हैं कि वेव मोशन में बिना बल्क मोशन के, बिना पार्टिकल के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के
कैसे एनर्जी आगे बढ़ती है एंड हाउ द नेचर वर्क्स। ये सब नेचर का सब करामात है जो हम पढ़ेंगे, जो देखेंगे, हमारे सामने जो होगा। तो देखते हैं कि ये नेचर कैसे वर्क करता है वेव मोशन के लिए। ठीक है, देखो, तो सपोज दैट ये एक मीडियम है और ये मैं तुम्हारे लिए मीडियम के कुछ पार्टिकल्स बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और फिर देखेंगे ये पार्टिकल्स कैसे एनर्जी को बिना अपने जगह से हटे, बिना बल्क मोशन किए, ये कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। तो सपोज दैट ये एक मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर, और ये एयर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो भी कह सकते हो, जो एयर रिप्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल्स हैं एयर के जो अपनी जगह पर अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग स्पेसिफिकली साउंड वेव की बात करने वाले हैं, तो मैं जो एग्जांपल्स लूँगा वो साउंड वेव के एग्जांपल्स ही लूँगा, ताकि हमारा जो एक्सप्लेनेशन हो वो एकदम सटीक उस जगह में पड़े जो चीज़ हमको पढ़नी है। ठीक है, तो मैं तुमको साउंड वेव के एग्जांपल से ही इस बात को आगे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये एक मीडियम है एयर, जिसमें पार्टिकल्स अपने जगह पर पे अरेंज्ड है, रखे हैं, अभी रेस्ट में है। ठीक है, और सपोज दैट कि एक कोई पर्सन है जो एक वर्ड बोलता है। ठीक है, ये कोई एक पर्सन है, ना कि इसकी थोड़ी अच्छे से बना दिया जाए। ठीक है, एक पर्सन है जिसने मान लो एक शब्द कोई बोला। ठीक है, इसने कोई वर्ड स्पेल किया, बोला। तो जैसे ही वो कोई एक वर्ड, कोई शब्द, कोई साउंड निकालता है कोई भी पर्सन, तो उसके आसपास का जो एयर है, उसके आसपास का जो एयर देख रहे हो, जैसे ही वो कुछ बोलेगा, उसके आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो अरेंज थे, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। जैसे ही ये कुछ बोलेगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हल्का सा डिस्टर्ब्ड होंगे, मतलब अपनी जगह पर पे वो उनमें एक थोड़ी सी हलचल किस्म की मच जाएगी। अभी हलचल कैसी होगी, क्या होगी, अभी उसको रहने दो। अभी मैं उस हलचल के लिए मैं डिस्टर्बेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वाइब्रेशन वर्ड अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्बेंस बोल रहा हूँ। ये डिस्टर्बेंस भी रैंडम नहीं होता है, ये डिस्टर्बेंस बहुत सटीक तरीके से होता है। तो जैसे ही इसने कुछ बोला, साउंड निकाला अपने माउथ से, तो उसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा, और वो डिस्टरबेंस धीमे धीमे पार्टिकल टू पार्टिकल होते हुए यहाँ पर पे जो भी एक लिसनर है उसकी कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाएगी। ठीक है, और वो इस चीज़ को सुनेगा और फील करेगा कि एक साउंड मेरे तक पहुँची है। तो यहाँ से इसका बोलना और यहाँ तक उसका सुनना, यही वेव मोशन कहलाएगा। यही एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द सोर्स टू रिसीवर, ये जो एनर्जी का प्रोपगेशन है वही हमारा वेव मोशन है। लेकिन सर कैसे, ये डिस्टरबेंस क्या होता है, पार्टिकल्स का इसमें क्या रोल है, एनर्जी कैसे पहुंचेगी, तो इसको और अच्छे से समझाइए, समझते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे ही ये पर्सन कुछ बोला, तो उसके माउथ से जो भी एनर्जी निकली, उस एनर्जी ने इन पार्टिकल्स पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, अ काइंड ऑफ प्रेशर कह सकते हो, एक्सर्ट किया, जिससे इनमें डिस्टर्बेंस हो गया। डिस्टर्बेंस का मतलब जो पहले की कंडीशन थी उससे वो थोड़ा सा अपने पोजीशन से पार्टिकल्स डिस्टर्ब्ड हो गए और उनमें एक काइंड ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया, जिनको हम बाद में वाइब्रेशन मोशन नाम देंगे। तो जैसे ही यहाँ से एनर्जी निकली, ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन मोशन करना शुरू कर देंगे, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसी वाइब्रेशन को कह सकते हो कि हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं, कि पार्टिकल का ये डिस्टर्बेंस है। एक्चुअल में वो एक वाइब्रेशन मोशन होता है, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जिससे उनका
एनर्जी प्रोपगेशन होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से कोई साउंड निकलेगी, ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, उनमें वाइब्रेशन मोशन शुरू होगा, जिससे वो वाइब्रेशन करते वक्त कहीं पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे। मैं एग्जैक्टली साउंड वेव की बात कर रहा हूँ। मोशन तो वेव मोशन तो बहुत टाइप के होते हैं, मैं एग्जैक्टली साउंड वेव की बात कर रहा हूँ। साउंड वेव में कैसे एनर्जी का प्रोपगेशन होता है वो बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये भाई सब कुछ बोलेंगे, इनके बोलने से ये जो एयर्स देख रहे हो, जो मॉलिक्यूल्स है, वो कहीं पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे। दैट इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। कुछ कुछ एग्जैक्टली वैसा ही जैसे किसी स्प्रिंग में तुम कंप्रेस करो, इलोंगेट करो, कंप्रेस करो, इलोंगेट करो, लाइक दैट। कुछ कुछ अब इमेजिन करो, स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, इलोंगेशन, फिर कंप्रेशन, फिर लाइक अ वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, एक स्प्रिंग को लिया, कंप्रेस किया, इलोंगेट किया, कंप्रेस किया, इलोंगेट किया, एक किस्म का वाइब्रेशन मोशन है। अब तुम सोचो कंप्रेस करोगे तो जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं, जो उसके जो टर्न्स हैं स्प्रिंग के, वो पास आ जाएंगे। इलोंगेट करोगे, दूर हो जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर आ जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होगा। जब यहाँ से कुछ साउंड निकलेगी, यहाँ से ये कुछ बोलेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जिसकी बात मैं कह रहा हूँ। जो 12 बोल रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। सर कैसा डिस्टर्बेंस? आखिर डिस्टर्बेंस कैसा होगा? डिस्टर्बेंस बहुत सिमेट्रिकल होगा। दिस नॉट रैंडम डिस्टर्बेंस, जिसका जो मना है वहाँ भाग गया, ऐसा नहीं है। very symmetrical and regular kind of disturbance will be there. Particles नज़दीक, फिर दूर, नज़दीक, फिर दूर। That is the disturbance I'm talking about. जब नज़दीक आएंगे तो जाहिर सी बात है उस जगह की डेंसिटी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स पास आ गए। दूर जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर पास आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, दूर जाएंगे, डेंसिटी घट जाएगी। तो डेंसिटी में वेरिएशन होगा। डेंसिटी में वेरिएशन से प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा, और प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा तो बच्चों फोर्स कम करेगा, और वो फोर्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, या यूँ कहो कि एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स से दूसरे लेयर से तीसरे लेयर, ये लेयर टू लेयर फोर्स अप्लाई होता जाएगा, और ये जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा। ये डिस्टर्बेंस धीमे धीमे इस लास्ट लेयर तक पहुंचेगा, और ये लास्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली वैसे ही डिस्टर्ब्ड होंगे जैसा कि डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो। डिस्टर्बेंस कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, एकदम सेम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, वरना ऐसा होगा कि बोलोगे कुछ, सुनाई देगा कुछ। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस शुड बी सिमिलर, ताकि मैं जो बोलूँ वही वहाँ तक पहुँचे। तो जैसे ही ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँचेगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वैसे ही पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर, जैसे कि स्प्रिंग। और वो डिस्टर्बेंस जब तुम्हारे कान के पास, कान के जो एयर पार्टिकल्स जो कान के नज़दीक हैं, जो उस कान में हैं, वो जब वैसे वाइब्रेट करेंगे तो तुम्हारे कानों तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचेगी, और तुमको एक साउंड के रिसीव होने का एहसास कराएगी। दैट इज़ द काइंड ऑफ मोशन आई एम टॉकिंग अबाउट एज वेव मोशन। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल को एनर्जी मिली सबसे पहले, तो ऐसा नहीं कि ये निकल के आ गया और कान को जाके फर्स्ट दे दिया, लो एनर्जी लो, ऐसा नहीं। इसने दूसरे वाले को, दूसरा वाला तीसरे वाले को, तीसरा वाला चौथे वाले को, चौथा वाला पांचवें वाले को, धीमे धीमे एनर्जी आगे बढ़ी है। इसी को कहते हैं विदाउट बल्क मोशन। थोड़ी की पार्टिकल यहाँ तुमसे लिया और जाके उसको दे दिया, लो सुनो, तुमको हैरो बोला गया सुनो, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो जैसे ही ये वाइब्रेशन कान के नज़दीक होगा, वो तुम समझ जाओगे कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं साउंड वेव। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम कह रहे हैं कि विदाउट बल्क मोशन, तो विदाउट बल्क मोशन मतलब क्या, आखिर कैसे ये एनर्जी आगे बढ़ेगी बिना बल्क मोशन के? तो भाई पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा उससे डेंसिटी में चेंज होगा। आगे इसको हम पढ़ेंगे, इस डेंसिटी के वेरिएशन को हम लोग कॉम्पैक्शन और रेयरफैक्शन भी कहते हैं। ठीक
ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस बारे में, साउंड में जब पढ़ूंगा तब। तो इस तरीके से तुम्हारा वेव का प्रोपगेशन होता है। किसी भी मीडियम में साउंड वेव इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो फिर बोलता हूँ कि साउंड वेव का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि जब किसी मीडियम में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो विदाउट एनी बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट एनी कह सकते हो कि रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस ट्रांसपोर्टेशन इस एनर्जी के इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज कॉल्ड वेव मोशन। और ऐसे एक एग्जांपल नहीं है वेव मोशन, तो ये तो तुमको एग्जांपल दिया था कि मैं साउंड वेव पढ़ा रहा हूँ तो तुमको साउंड वेव की समझ में है कि आखिर ये कैसे पहुँचा है। हमारी दुनिया वेव मोशन से घिरी पड़ी है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेव मोशन। एक खोजो कि 10 तुमको मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल को तुमको अगर और समझना हो कि एनर्जी कैसे आगे बढ़ती है तो तुम इमेजिन करो, देखे होगे कि कुछ लोग अगर क्यू में लाइन में खड़े हैं, मान लो 10-20 लोग लाइन में अगर खड़े हैं, एक के बाद एक, और थोड़ा सा नज़दीक खड़े हैं, भीड़ भाड़ वाली लाइन है समझ लो। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई एक आदमी अनबैलेंस्ड हुआ और अपने आगे वाले को प्रेस कर दिया, धक्का दे दिया कुछ आगे की तरफ, ठीक है, वो अनबैलेंस होकर धक्का दे दिया, फिर वो धक्का आगे वाले को, फिर वो धक्का आगे वाले को, देखते देखते वो जो डिस्टर्बेंस है वो भी डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस एकदम पहले वाले आदमी तक पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा ही वेव मोशन का भी कह सकते हो सीन ही होता है एनर्जी के आगे बढ़ने। ये तुम देखे हो कि बहुत दफ़े ढेर सारे साइकिल्स अगर कहीं पर लगे हैं, एक के बाद एक साइकिल स्टैंड में लगाए गए हैं, हल्का सा एक साइकिल को खाली पुश कर दो, क्या होगा, वो साइकिल दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, फिर धीरे धीरे पूरा साइकिल क्या होगा, ज़मीन पे। तो ये जो डिस्टर्बेंस है वन साइकिल टू अनदर, एंड इमेजिन करो कि ये साइकिल को डिस्टर्बेंस दिया, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा आगे बढ़ रहा है, और वहाँ लोग साइकिल पे भी ऐसे ही बैठे हैं, अभी उनका नंबर आने वाला है। जब ये डिस्टर्बेंस वहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ ऐसा ही वेव मोशन भी होता है जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ाता है विदाउट एनी बल्क मोशन ऑफ द पार्टिकल। और बहुत एग्जांपल्स हैं। अब जब हम एक पानी में कोई अगर हम लोग पत्थर अगर फेंकते हैं तो पानी की सतह पर जो रिपल्स पैदा होते हैं, जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है सतह पर, पानी की सतह पर जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, जो एक सर्किल छोटा सा बड़ा होते पूरे पानी को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ वेव मोशन। एक स्ट्रिंग को अगर हम कहीं से बांध दें, एक स्ट्रिंग लो, डोरी लो, किसी को एक एंड को बांध दो और दूसरे एंड को हाथ में लेकर ऐसे झटके दो, उसमें पल्स क्रिएट होगा, झटका दिया पल्स, वो पल्स धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, दैट इज़ वेव मोशन ऑन द स्ट्रिंग। लाइट इज़ वेव मोशन, हम सब जानते हैं, हालांकि उसका तरीका कुछ डिफरेंट होता है बिकॉज वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट वो भी वेव मोशन में ही आएगा, वहाँ भी पार्टिकल का बल्क मोशन नहीं होता है। तो हमारी दुनिया, हमारा जो वर्ल्ड है वो वेव मोशन पर बहुत टिका हुआ है। और एग्जाम्पल खोजो, बहुत एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे। हमारा पूरा सिस्टम ही वेव मोशन से चलता है। साउंड है, लाइट है, अगर ये तुम नहीं हो तो फिर लाइफ को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इमेजिन करो कि लाइट हम तक ना पहुँचे, किसी की साउंड हम तक ना पहुँचे, हाउ दिस लाइफ विल बी, है ना। तो दैट इज़ हाउ वेव मोशन इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आ गई हो कि वेव मोशन का तुमको एक आइडिया एटलीस्ट लग गया होगा कि भाई वेव मोशन कहते किसको है, पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है, व्हाट वेव मोशन इज़, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वेव मोशन हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस टाइप के वेव मोशन होते हैं, किस किस बेसिस पर होते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्लासिफिकेशन जो हम लोग वेव मोशन का करते हैं तो हमको देखना होता है कि किस बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करें। तो अगर हम लोग मीडियम के बेस पर क्लासिफिकेशन करें वेव का, कि मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस बेस पर अगर हम लोग वेव को क्लासीफाई करें तो वेव मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, इसको हिंदी में कहते हो यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव। और दूसरा जो होता है क्लासिफिकेशन, बहुत ही शानदार किस्म की वेव है ये,
जिसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अगर हम मीडियम के बेसिस पर बात करें तो वेव मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैकेनिकल वेव का मतलब बहुत सिंपल सा है कि भाई ऐसा वेव मोशन जिसमें मीडियम का होना बेहद ज़रूरी है। सॉलिड मीडियम हो, गैसियस हो, लिक्विड हो, कैसा भी हो, मीडियम होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ऐसा वेव जिसके प्रोपेगेशन के लिए, जिसके मूवमेंट के लिए, एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना मीडियम के ये वेव का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट, नेसेसरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी है। उस मोशन को कहते हैं उस वेव मोशन को कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव जैसे साउंड जो वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, ध्वनि। मैकेनिकल वेव में साउंड का एग्जांपल मैं तुमको फिर से दे रहा हूँ क्योंकि हमको साउंड ही पढ़ना है, तो मैं तुमको बार बार उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। साउंड लिक्विड में ही मूव करते हैं, गैसेस मीडियम में भी है, सॉलिड्स के थ्रू भी साउंड का मूवमेंट होता है। बट अगर वैक्यूम है जहाँ मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, तो वहाँ पर फिर साउंड का प्रोपगेशन नहीं हो सकता। अगर हमारे तुम्हारे बीच साउंड अगर न हो तो मैं तुमको कुछ भी बोलूँ, हाउ लाउड आई स्पीक, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लिसन इट, बिकॉज हमारे तुम्हारे बीच में एक मीडियम हो रहा, वही दिखा ना, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स। तो मैं जब बोलूँगा तो डिस्टर्बेंस कौन आगे ले जाएगा? जो डिस्टर्बेंस है जिसको हम बाद में वाइब्रेशन मोशन नाम देंगे। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, जिसको मैं डिस्टर्बेंस बोल रहा हूँ वो रैंडम डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बहुत सिमेट्रिकल किस्म का डिस्टर्बेंस होता है। एक्चुअली में वो वाइब्रेशनल मोशन होता है पार्टिकल्स का। तो वो वाइब्रेशनल मोशन कैसे आगे बढ़ेगा? मीडियम में पार्टिकल्स होने चाहिए तब तो आगे बढ़ेगा। तो साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम इज़ मस्ट, एकदम नितांत आवश्यकता होती है माध्यम की। तो उस किस्म को वो वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। बट इसमें एक बात और ध्यान देनी होती है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है, मगर मीडियम भी कुछ ऐसा हो जिसमें दो प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है उस मीडियम में मैकेनिकल वेव के चलने के लिए, वरना बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मीडियम में दो प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखनी होगी। मैकेनिकल वेव में दो प्रॉपर्टी जो मीडियम में होना चाहिए, वो कह सकते हो कि फर्स्ट इज़ इलास्टिसिटी एंड सेकंड वन इज़ इनर्शिया। ये दो प्रॉपर्टी मीडियम में होना चाहिए। मैंने कहा कि भाई मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, मैकेनिकल वेव वो वेव है जहाँ मीडियम इज़ मस्ट, मीडियम होना चाहिए। तो कैसा मीडियम? तो मीडियम में भाई ये दो चीज़ें भी कंपलसरी हैं। मीडियम ऐसा हो जिसमें इलास्टिसिटी हो, प्रत्यास्थता हो। अब क्यों होना चाहिए इलास्टिसिटी से? तो अब ये बताओ, तुमको भी साउंड का एग्जांपल दिया था कि भाई वो पार्टिकल्स पास आते हैं फिर दूर जाते हैं, पास आते हैं फिर दूर जाते हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। कहा था मैंने, कहा था जस्ट लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है। तो जब मैं जस्ट लाइक स्प्रिंग कह रहा हूँ तो जाहिर से मीडियम में भी इलास्टिसिटी होना चाहिए, तभी वो स्प्रिंग के तरह कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा, कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा, कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा। जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तुम सोचो, जिसमें प्रत्यास्थता नहीं है, वो कंप्रेस इलोंगेट कैसे हो सकता है? अगर वो कंप्रेस हो गया तो फिर इलोंगेट कैसे होगा? उसमें इलास्टिसिटी तो है ही नहीं है। तो ये जो कंप्रेशन इलोंगेशन की बात मैं कह रहा हूँ, पार्टिकल्स का पास आना फिर दूर जाना, पास आना फिर दूर जाना, ये होने के लिए मीडियम में इलास्टिसिटी बेहद ज़रूरी है। तुमको एक बात मैं बताता हूँ, अर्थक्वेक के बारे में तुम सब जानते हो, भूकंप, अर्थक्वेक एक मैकेनिकल वेव होता है और अर्थक्वेक के लिए मीडियम में इलास्टिसिटी का होना बेहद ज़रूरी है, वरना वो भूकंप बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तुम देखते हो कि बाहर कहीं बहुत दूर में इंडोनेशिया में कहीं पर पे भूकंप आया, अर्थक्वेक आया,
और उसके इफेक्ट्स यहाँ तक पहुँच गए। कैसे? हज़ारों मील दूर कहीं पर पे उसका सेंटर है अर्थक्वेक का, बट वो हम तक फील हो रहा है। इंडोनेशिया में, नेपाल में, पता नहीं कहाँ जा कर के वहाँ पर पे अर्थक्वेक हुआ, एंड वी फील इट हियर। क्योंकि जो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो उसमें इलास्टिसिटी भरपूर मात्रा में है। तो इंडोनेशिया में भी अगर अर्थक्वेक होगा तो जो वाइब्रेशन है, वो जो वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस की बात मैं कह रहा हूँ, जो डिस्टर्बेंस है इंडोनेशिया में, जो डिस्टर्बेंस हुई है, वो डिस्टर्बेंस, वो वाइब्रेशन इलास्टिसिटी की वजह से हम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडियम भी ऐसा वैसा नहीं कि किसी मीडियम को लाकर रख दिया। मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी, ताकि वो वेव मोशन आगे बढ़ सके, पार्टिकल्स क्लोज फार हो सके और वेव का प्रोपगेशन हो सके। तो ये प्रॉपर्टी बेहद ज़रूरी है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया, जिसको बोलते हो जड़त्व। इनर्शिया सब जानते हो कि अपने मोशन में चेंज का अपोज करना। कोई भी मोशन हो उसका चेंज का अपोज करना, मोशन में चेंज का अपोज करना इज कॉल्ड इनर्शिया। ये सबको पता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई मोशन कर रहा है तो उस मोशन में अगर कोई चेंज होगा तो बॉडी उसका अपोज करती है। इस अपोजिशन करने की प्रॉपर्टी को बोलते हो इनर्शिया। ये भी मीडियम में कूट कर भरा होना चाहिए मैकेनिकल वेव के लिए, इनर्शिया भी और एट द सेम टाइम इलास्टिसिटी भी। ये दोनों प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया से होना चाहिए, तभी मैकेनिकल वेव उस मीडियम में बहुत अच्छे से प्रोपगेट कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैकेनिकल वेव के बारे में, जिसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है साउंड वेव। या तुम तालाब में जो एक पत्थर मारते हो, जो उसमें रिपल्स पैदा होते हैं, वो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव विच रिक्वायर्स नो मीडियम। किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। बट मैकेनिकल वेव, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, भूलना नहीं चाहिए, रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। एक मीडियम का होना बेहद ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भी ठीक है, नहीं है, वैक्यूम है तो भी हम कोई दिक्कत नहीं, विल मूव। पार्टिकल्स नहीं है तो भी एनर्जी मूव कर जाएगी। अब ऐसा कैसे? आपने तो कहा सर पार्टिकल्स होंगे तभी डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। एक कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, दबना फैलना, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा सर? देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनका जो प्रोपगेशन होता है, इनको समझने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। इनके लिए पूरी फिजिक्स ही अलग होती है। इनके लिए मैक्सवेल्स के इक्वेशंस होते हैं। बिना मीडियम के कैसे एनर्जी आगे बढ़ती है, ये तुमको समझना होगा, जानना होगा। जब तुम मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, शायद तुम लोग जानते हो कि मैक्सवेल्स के इक्वेशंस, तो इसको समझने के लिए कि भाई बिना मीडियम के कैसे प्रोपगेशन होता है, कि फोटॉन्स जो एनर्जी को कैरी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो कैसे एनर्जी को फॉरवर्ड ले जाते हैं बिना किसी मीडियम के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा मोशन का जो कह सकते हो मैकेनिज़्म है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है, वो अगर समझना हो तो हमको मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को पढ़ना चाहिए। जो फिलहाल हमारा अभी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग समझने के लिए एक पूरा अलग ही फिजिक्स है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसमें मैक्सवेल्स के इक्वेशंस हमको पढ़ने होते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करती है विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक मीडियम। फिलहाल मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो बस फिलहाल अभी हमको ये जानना, क्योंकि तुमको मैंने पहले कहा हम लोग साउंड वेव की बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली, तो अभी लाइट वेव को अभी हम लोग होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल था, समझ गए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होगी जहाँ मीडियम नहीं होगा, जैसे कि लाइट वेव, ठीक है। तो ये बेसिस था मीडियम, जिसके बेस में कह सकते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो वेव होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग इसमें करते हैं बच्चों, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। अभी तुमको मैंने बताया कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं
तो हमारे आसपास का जो एयर है उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। मैं कुछ बोला तो मेरे आसपास का जो एयर है उसमें डिस्टरबेंस होगा, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहेंगे आपसे। डिस्टरबेंस इज नथिंग बट असिमेट्रिकल वाइब्रेशन, जो धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। जब ये वाइब्रेशन होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास हैं, हमारे माउथ के आसपास जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे वाइब्रेट करते हैं, इसके बेसिस पर भी वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये जो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन करने का तरीका है, इनके जो डिस्टर्ब होने का तरीका है, उसके बेस पर वेव मोशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है पहला होता है बच्चों ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स, इसको हिंदी में कहते हो अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है थोड़ा समझो। जैसे मान लो कि ये मीडियम के पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और यहाँ से एनर्जी मिली, ठीक है, यहाँ से एनर्जी मिली, साउंड लाइन जो भी मान लो एनर्जी मिली। जैसे ही ये एनर्जी इन तक पहुँचेगी, ये पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होगा, जो कि शुरुआत से तुमको बता रहा हूँ मैं। डिस्टर्बेंस इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। जब मैं कहूँगा या कहीं पर लिखा होगा कि मीडियम में डिस्टर्बेंस हुआ, तो समझ जाइए जो डिस्टर्बेंस है ये एक किस्म का वाइब्रेशन मोशन है इन जनरल। अब होगा कैसा, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है बेटा प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इस डायरेक्शन में हो रही है। तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होना चाहिए वो एनर्जी के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव में। मतलब अगर ये एनर्जी का प्रोपगेशन है, अगर ये वेव का प्रोपगेशन है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, ऐसे वेव मोशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली होता है। यह मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर नीचे आएगा। हम लोग एसएचएम तो पढ़ चुके हैं, तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन सब मुझे से पता है। तो मीन पोजीशन से ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर मीन पोजीशन, फिर ऊपर। तो ये जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो देख रहे हो, ये वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसका एग्जांपल है लाइट वेव। तो लाइट वेव में जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो मीडियम में वेव के, या यूँ कहो कि एनर्जी के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। दे विल वाइब्रेट लाइक दैट, दे विल वाइब्रेट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन वेव का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में है, तो इन पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा बेटा वाई एक्सिस में होगा। तो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स वेव। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव वो वेव होगी जिसमें जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इस ट्रांसवर्स वेव में कुछ टर्म्स हैं जो हमको अच्छे से पता होने चाहिए। मैं उनको तुमको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि वेव मोशन का बेसिक्स वहीं से क्लियर होगा। जैसे मान लो कि अगर एक वेव मोशन को तुमको मैं बना के दिखाऊँ, ट्रांसवर्स वेव की मोशन को, तो कुछ ऐसा फिगर ये तुमको बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है, लाइक दैट। फाइन।
तो ये हम वेव मोशन ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो कर्व दिखाते हैं, कर्व क्या होता है? ये कर्व पार्टिकल्स के पोजीशन को मिलाने पर बनता है। कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, ये कर्व को मिलाने पर बनेगा। जैसे मान लो ये पार्टिकल जो है मीडियम के, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। ये सारे के पार्टिकल वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं और अपनी जगह पे अभी वो डिस्प्लेस्ड हैं और वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ये कर्व क्या शो करता है, तो मैं तुमको पहले समझूँ ये कर्व है क्या, ये कर्व कैसे बनता है, ताकि बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग तुमको डेवलप हो जाए कि वेव मोशन क्या होती है और इसको हम लोग इसके फिगर को कैसे समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो पॉइंट्स देख रहे हो ये पार्टिकल्स हैं अपनी अलग अलग जगहों पर। ये जो देखो ये पार्टिकल्स, ये वाला, ये पार्टिकल्स का जो है ये मेन पोजीशन ये है, ठीक है। ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। ये अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, नीचे आएगा फिर इधर जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा सारे के सारे पार्टिकल। अब ये पार्टिकल तो यहाँ पर पे है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जो ये पॉइंट्स तुम देख रहे हो, ये पॉइंट्स पार्टिकल्स के पोजीशंस होते हैं। इन पार्टिकल्स के पोजीशन को अगर हम मिला दें, एनवेलप कर दें, तो जो कर्व बनता है वही वेव मोशन हम लोग फिगर में दिखाते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि वेव मोशन ही ऐसे ऐसे चल रहा है, ये वेव मोशन नहीं है, ये वेव मोशन ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है। वेव मोशन तो यूँ चल रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये जो पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन है, ये कर्व उस चीज़ को शो करता है कि एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एट एनी टाइम एक पार्टिकल यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, और सबको मैं ज्वाइन करते गया, तो एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर बन गया। दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अगर तुमसे पूछूं कि इस पूरे फिगर में वेव मोशन का है, एनर्जी का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, तो एनर्जी इज़ दिस वे, ठीक है। ये वेव का प्रोपगेशन है, ठीक है। यूँ मत समझना कि वेव ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे लहर की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पार्टिकल्स का जो पोजीशन है उनको मिला दिया तो ऐसे बन गया, ठीक है। दिस इज यू मस्ट नो। हाँ, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको तुम कहते हो क्रस्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हो ट्रफ, ठीक है। हिंदी में कहते हो इसको श्रिंग और गर्त। जैसे कहते हो कि गर्त में चले गए, नीचे चले गए, है ना, दैट इज कॉल्ड गर्त इन हिंदी। इंग्लिश में कहते हो ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, कुछ इस तरीके से ऐसे आगे मोशन होता है। अच्छा, यहाँ पर तुमको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ पहले, कि जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वेव मोशन में दो वेलोसिटी की बात हम लोग करते हैं, दो टाइप के वेलोसिटी की बात करेंगे। एक बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव और दूसरा पार्ट की बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव, तो जो ये मोशन हो रहा है, ये वाला मोशन, वेव मोशन, ये इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव। और जब करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन देख रहे हो ऊपर नीचे, हम इस पार्टिकल की बात करेंगे। जो लोग एसएचएम में पढ़े हैं यहाँ तक ना, ये जो पार्टिकल का मोशन होगा ये एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पार्टिकल्स के वेलोसिटी के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो लोग एसएचएम में पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पार्टिकल्स के वेलोसिटी की बात आएगी तो पार्टिकल का तो मोशन भैया एसएचएम वाला है, एसएचएम में मूव कर रहा है ऊपर नीचे। तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर निकालनी होगी, चुपचाप एसएचएम का जो फॉर्मूला पढ़े, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? अगर पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करेगा तो। और अगर वेव के वेलोसिटी के बारे में पूछा, तो ये जो वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये इस वेलोसिटी की बात हो रही है कि किस वेलोसिटी से ये डिस्टर्बेंस किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये एनर्जी किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है वो वेव मोशन हो, वो वेव की वेलोसिटी हुई।
और जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनका तो एसएचएम वाला केस होगा, तो एसएचएम की वेलोसिटी हमको अच्छे से पता ही है। तो इन दोनों वेलोसिटी में एकदम क्लियर रखो, वेव के प्रोपगेशन की वेलोसिटी इज़ डिफरेंट, पार्टिकल के वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। ठीक है, पार्टिकल के वेलोसिटी में एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे और वेव के वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा उसको देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है वेवलेंथ, जिसको हिंदी में कहते हो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। बट वेवलेंथ शुरू करने से पहले मैं तुमको एक वेव के फेज़ के बारे में बताता हूँ कि फेज़ क्या होता है, सेम फेज़ कैसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो मैं तुमको बहुत बेसिक्स चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आगे जो टर्म्स आए तो फिर कन्फ्यूज़न न हो कि सर ये क्या है। तो होता ये है कि वीडियो में बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल अपने अपने मोशन में मस्त है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बीच में है, कोई एकदम गर्त में है। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे अलग अलग वक्त पे होता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो सेम टाइप के जगह पे तुमको मिलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल जो यहाँ था अभी, पहले कभी यहाँ पे रहा होगा, अभी वो यहाँ पर भी है, और ये एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट है तो ये पार्टिकल ऊपर तो जाएगा नहीं, अब ये नीचे ही आएगा इस तरीके से। तो इसका जो अगला मोशन होगा वो बचाओ किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये कन्फर्म है। अगर वो किस्ट है तो ये पार्टिकल अब नीचे आएगा, कन्फर्म, ऊपर नहीं जा सकता। क्या इस पूरे फिगर में ऐसा कोई और पार्टिकल भी है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है और अब नीचे आने वाला है? तो देखो ये है, दिस इज द पार्टिकल। जब ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर आएगा तो ये भी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे नीचे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे जाएगा, ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। जब ये पार्टिकल अपने हाफ डिस्प्लेसमेंट पर होगा, ये पार्टिकल भी अपने हाफ डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो ये दो पार्टिकल्स एकदम सेम तरीके के वेव मोशन को, आई मीन वाइब्रेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा होंगे टाइम के रिस्पेक्ट। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल है तो मान लो हमने कहा कि ये पार्टिकल अब ऊपर जाने वाला है, तो इसके साथ ये वाला पार्टिकल जो होगा वो भी ऊपर जाने वाला होगा। ठीक है, इसका मोशन ऊपर की तरफ होगा। तो इसका और इसका अगर मोशन देखोगे तो एकदम सिमिलर तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब वो ऊपर तब ये भी ऊपर, जब वो नीचे तो ये भी, जब ये ट्रफ में तो वो भी ट्रफ में। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स तुमको मिलेंगे जो देखने में सिमिलर टाइप ऑफ पोजीशन पर तुमको दिखाई देंगे कि हाँ यहाँ पर ये भी है, वहाँ पर ये भी, अब इसमें ये होने वाला, उसमें भी वैसा ही चेंज होने वाला है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स तुमको मिलेंगे। और बड़े मज़े की बात यह है कि इन सारे पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो एक फ़िक्स वैल्यू होती है। उसी फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ वेव, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुम देख रहे हो बेटा यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये उसको हम कहते हैं उसके तरंग का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, तो सेम फेज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल क्या है, सेम फेज़ में है। तो सेम फेज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो भी डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। जैसे एक पार्टिकल ये सेम फेज़ में है तो इसके बाद जो अगला पार्टिकल सेम फेज़ में होगा, ये पार्टिकल कोई मोशन कर रहा है, इसका जो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी बहुत होंगे, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट वाला होगा उसको देखो तो इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेव लेंथ। क्लियर है? अच्छा, और जो वेव की वेलोसिटी होती है, वेव की, पार्टिकल के नहीं, तो कोई बोलूँगा तो सुनना, पार्टिकल की बोल लो कि वेव की, ये जो वेव की जो वेलोसिटी है, इस तरंग की जो वेग है, जो डिस्टर्बेंस का जो वेलोसिटी है, उसकी जो बात किया जाए तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू बच्चों एन लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। मैं लिख देता हूँ,
वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ और n इज जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसा चेप पढ़े हो भाई, पार्टिकल का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ पर भी ली गई है। और v इज वेलोसिटी ऑफ वेव। याद रखना ये जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है। मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये कण के वेग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है। और बाकी बात करोगे तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अपोजिट होती है। सिंस n इज इक्वल टू 1/t तो तुम्हारा एक और फॉर्मूला मिल जाएगा v इज इक्वल टू λ/t। ये भी तुमको मिल जाएगा फॉर्मूला टाइम पीरियड के फॉर्म में। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड हो गया। फेज समझ गए कि फेज का मतलब होता है पार्टिकल का, मतलब स्पेस में पार्टिकल का जो पोजीशन है उसका फेज होता है। ठीक है। जहाँ पर कोई पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो उसका फेज होता है। और वैसे वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स तुमको मिलेंगे जो उस वक्त वैसे ही पोजीशन में होंगे जिस वक्त जैसा कोई एक पार्टिकल है। जैसे एक पार्टिकल कोई रैंडम पार्टिकल ले लो, मैंने कहा एक्स अभी यहाँ पे है, एक्स अभी यहाँ पे है, तो ये एक्स का फेज हो गया कि भाई वो एक्चुअल में कहाँ पर पे है, दैट इज़ फेज। उसका पोजीशन, उसका मूवमेंट करने का तरीका पर्टिकुलर टाइम पर क्या है फॉर अ पार्टिकल एक्स। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक्स के जैसे ही कंडीशन में होंगे, जो एक्स के जैसे ही स्थिति में होंगे। जो एक्स करने वाला होगा वो भी करने वाले होंगे। ऐसे मानो अगर मैं यह कहूँ इसके ठीक सामने हो जाए ये वाला पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल समवेयर हियर वाई, तो जो एक्स की जो हालात है वही हालात वाई की भी है। आगे बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे जो वाई के जैसे होंगे, एक्स के जैसे होंगे। तीन सारे पार्टिकल्स को कहेंगे सेम फेज वाले पार्टिकल्स हैं। तो फेज का मतलब होता है किसी पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन, वेलोसिटी, मूवमेंट करने का तरीका क्या होने वाला है उसका, दैट इज कॉल्ड इट्स वेव, सॉरी दैट इज कॉल्ड इट्स फेज। और सिमिलर फेज में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी मिनिमम, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अबाउट ट्रांसवर्स वेव जहाँ पर पे वाइब्रेशन, जहाँ पर मोशन का डायरेक्शन ये है, जहाँ पर वेव मोशन का डायरेक्शन ये है, मगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो अगर कुछ कॉपी करना है तो कर लो, फिर चलेंगे टुवर्ड्स हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा टाइप ऑफ वेव। तो बच्चों जो सेकंड टाइप का वेव है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन करने के तरीके पर वेव किस टाइप के होगा, तो उसमें दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसको हिंदी में कहते हो अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एनर्जी का प्रोपगेशन है, एनर्जी वैसे बढ़ रही है, तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं इनका वाइब्रेशन कैसे होगा, जब इनका वाइब्रेशन, जैसे मान लो ये एनर्जी का प्रोपगेशन है, तो जब पार्टिकल का वाइब्रेशन यूँ होता है परपेंडिकुलर तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, जो पीछे हमने पढ़ा अभी। और अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन इसके मोशन के अलोंग हो रहा है, वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो भी अलोंग मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, वेव मोशन के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। वो सिंपल सा डेफिनेशन। अगर वेव एनर्जी इस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो जो पार्टिकल है ये भी इस डायरेक्शन में क्या होगा, अपना वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसे। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो उस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ये वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। वेव का प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में है तो पार्टिकल भी एक्स एक्सिस में वाइब्रेट ऐसे करेंगे, डिस्टर्बेंस ऐसे आगे बढ़ेगा और वेव मोशन चलता जाएगा। ठीक है। जो साउंड वेव में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है
साउंड वेव को अगर देखोगे तो जो पार्टिकल्स का मोशन है, वाइब्रेशन है, वो मीडियम के जो वेव का प्रोपगेशन है उसके पैरेलल है, एकदम पैरेलली मूव करेगा। ठीक है, पार्टिकल्स जैसे जैसे चलेंगे वेव मोशन भी वैसे होगा। ठीक है, तो जब वेव मोशन के प्रोपगेशन के अलोंग पार्टिकल वाइब्रेट करे तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है, माइंड में एकदम फिगर क्लियर है। ये वेव का प्रोपगेशन है, पार्टिकल्स भी ऐसे चल रहे हैं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें क्या होता है सर, देखो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है जैसे कि साउंड वेव, तो जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, ये तो कंफर्म है। उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स, स्टार्टिंग मैंने कहा था ये जो वाइब्रेशन होता है वो जस्ट लाइक स्प्रिंग, ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के दौरान कहीं पास आएंगे फिर दूर चल जाएंगे, फिर पास आएंगे फिर दूर। जैसे फिगर में देखो मैं बनाया, ये देखो पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, देखो ये पास आ गए फिर दूर हो गए, फिर यहाँ पास आ गए फिर दूर हो गए। तो पार्टिकल्स कभी पास कभी दूर, फिर कहीं पास कभी दूर, जैसे स्प्रिंग। तो अब बताओ ये पास ये दूर, ये पास ये दूर होने के लिए, ये ऐसा मोशन होने के लिए भाई उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए कि नहीं, वरना कैसे वो पास आएगा दूर होगा पास आएगा। स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग है मीडियम में, तो स्प्रिंग जैसे कंप्रेस इलोंगेट एग्जैक्टली हूबहू मीडियम में वैसा ही होता है। जब साउंड वेव चलती है मीडियम में वैसा ही एकदम हूबहू होता है, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना। दैट इज द मैकेनिज्म हाउ द साउंड वेव प्रोपगेट इन अ मीडियम। यही मैकेनिज्म होता है कि किसी मीडियम में साउंड वेव ध्वनि तरंगे कैसे आगे बढ़ती है। हाँ, जब पार्टिकल्स पास आएंगे तो देखो डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब पार्टिकल्स दूर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा होगा। इससे प्रेशर में डिफरेंस होता है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर में डिफरेंस होगा। प्रेशर में डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, फोर्स। यही फोर्स पार्टिकल्स को, इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाता है लेयर टू लेयर। बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। देखो नेचर कैसे फंक्शन करता है, कितना अच्छे से नेचर काम करता है। इस अब हम लोग इस बातों को सोचते नहीं, बस बोल दिया सुन लिया हो गया, लेकिन बोलने में सुनने में कितना शानदार मैकेनिज्म है। दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स फॉर अस। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम लोग साउंड की बात कभी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो खैर नेचर को जानना पड़ना है, फिजिक्स है। जितना अच्छे तुम नेचर को जानना चाहोगे, तुम्हारी क्यूरियोसिटी है नेचर को जानने की, दैट इज़ तुम कहोगे कि हाँ भाई मुझको फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, नेचर को तुमको पढ़ना, तुमको फिजिक्स पढ़नी है। साइंस कह सकते हो, कोई भी साइंस होगा, नेचर को ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एनीवे, तो इस तरीके से तुम्हारा पार्टिकल्स का पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना चलता रहता है। जहाँ पार्टिकल पास आते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों कंप्रेशन, और जहाँ पार्टिकल्स दूर जाते हैं इस पोजीशन को हम कह देते हैं बच्चा रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनता है जब साउंड वेव चलती है। हिंदी में को इसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़ित हो गया है, संपीड़ित दब गया। इसको बोलते हैं विरलन, विरल हो गया, विरल माध्यम पर, तो विरल जहाँ पर डेंसिटी कम हो गई हो। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है मीडियम में कब, जब साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ भी एक कंप्रेशन और दूसरा कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कहलाती है वेवलेंथ। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले वैसे ही है, v इज इक्वल टू एफ है ना। ये वेव का प्रोपगेशन अलग है, v इज इक्वल टू एन लेमडा, और पार्टिकल का जो मोशन है वो SHM है, वो अलग है। जो वेव का प्रोपगेशन है वो तो ऐसे हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स का वाइब्रेशनल मोशन है जहाँ पर पे हम लोग SHM का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स की जब भी बात आएगी SHM का फॉर्मूला यूज़ होगा। और वेव मोशन के लिए सिंपल v इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जो एक
बेहतरीन तरीके से साउंड वेव की प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करता है कि साउंड वेव कैसे आगे बढ़ती है। तो जिसमें डिस्टर्बेंस की बात कर रहा था ना कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, यही डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस की बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है, वो यही डिस्टर्बेंस है। पार्टिकल्स का पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, यही डिस्टर्बेंस है, सिमेट्रिकल डिस्टर्बेंस है, जिससे वेव मोशन का प्रोपगेशन होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो इस टाइप की वेव को बोलते हैं बच्चों लोग द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो अगर फिगर को नोट करना है तो कर सकते हो, और हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है इसके बाद। कर लो। ओके फाइन। तो अब आज मैं बहुत बेसिक्स सब बात तुम्हारे लिए किया वेव मोशन के लिए। तो आज का जो हमारा एक क्लास था, लेक्चर था, कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन था वेव मोशन पे, कि वेव मोशन क्या होता है। अगर कोई बिगिनर है जिसको बिल्कुल नहीं पता वेव मोशन के बारे में, तो इस बात को वो समझ सकता है कि वेव मोशन क्या होता है। अब एक फाउंडेशन हमारा बन गया वेव मोशन के बारे में, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसको कहते हैं आ चुका है हमारे लिए कि वेव मोशन क्या होता है और इसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो ये किस्म का इंट्रोडक्टरी क्लास कह सकते हो वेव मोशन शुरुआत करने के पहले ज़रूरी था बताना इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को, बेसिक्स को। अब हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है, कैसे इसको निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है और कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको लेकर के। ये जो क्लास पढ़ाई गई है बहुत बेसिक्स है, इसको अच्छे से पढ़ना, पॉइंट्स को नोट करना। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में उसको बताना, हम लोग उस पर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट्स होते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू करो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, परेशान नहीं होना है। बस अपनी तरफ से जितना भी तुम मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने यार ये कर सकते, मैंने वो नहीं किया। ठीक है, बस मेरा ये कहना है। बाकी रिज़ल्ट के लिए वी डोंट केयर, प्रोसेस सही रखो, रिज़ल्ट अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक ऐसे से पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट्स होगा तुमको पता है क्या करना है। थैंक यू।